गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के हम टॉपिक में अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, वो है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल को आमतौर पे स्टूडेंट मटेरियल से संबंधित मान लेते हैं। ये मटेरियल से संबंधित नहीं है। इट मीन्स द ओनली इंफॉर्मेशन that are significant, the information that is significant enough to influence the decision of user। जो भी हमारे यूजर हैं उनके डिसीजन को जो प्रभावित करने वाली सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है ना। हमें ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर शामिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखें, स्टॉक है, स्टॉक में बहुत कुछ शामिल होता है। तो अकेला स्टॉक की जो वैल्यूएशन है उसमें मान लो हमारे पास हमारा फर्नीचर का शॉप है, तो उसमें चेयर्स भी हैं, टेबल भी हैं, सोफा सेट भी है। तो हमें फर्नीचर का टोटल शो कर देना है, ना कि अलग अलग शो करना है। यानी कि जो चीजें यूजर को प्रभावित करती हैं, जो इंफॉर्मेशन, वो हमें शो करनी है। तो मटेरियलिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? सिग्निफिकेंट। दिस प्रिंसिपल सेड दैट ओनली इंफॉर्मेशन दैट इज सिग्निफिकेंट enough to influence the decision of user of financial statement need to be disclosed। उन्हें को डिस्क्लोज करने की जरूरत है। इसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल आता है नेक्स्ट, वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस। जिस प्राइस पे आपने वस्तुओं को परचेज किया है, एसेट्स को परचेज किया है, उसी प्राइस पर उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ना कि उनकी करंट मार्केट वैल्यू को। क्योंकि जिस प्राइस पे आपने गुड्स एसेट परचेज की है, उनके उसके लिए आपके पास क्या है? वाउचर है, बिल है, एक आपके पास रिकॉर्ड है, ऑथेंटिक प्रूफ है। लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है उसका कोई प्रूफ नहीं होता। मान लो कि बिल्डिंग की प्राइस है जो आपने परचेज किया, 10 लाख की बिल्डिंग परचेज की थी, तो उसके लिए आपके पास रजिस्ट्री है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। लेकिन हो सकता है आज उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख हो जाए, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो मार्केट वैल्यू को कंसीडर ना करके हम कौन से वैल्यू को करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट को। जिस प्राइस पे आपने उसको प्रोडक्ट को परचेज किया है, जिस एसेट्स को आपने परचेज किया, उसका आपके पास वाउचर है। मार्केट वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। इसी प्रकार से हमारे पास आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। This principle states that revenue should be recognized when it is earned। जब भी आप इनकम रेवेन्यू अर्न करते हो तो आप उसे आइडेंटिफाई करो, उसे रिकॉर्ड करो। उसका कैश में सेटल होना या ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बात की बात है। आज आपके लिए वो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गुड्स सोल्ड कर दी ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो आपकी रेवेन्यू जनरेट तो हो गई, ठीक है ना, रेवेन्यू जनरेट हो गई, आप इसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। ये आपके डेटर बन जाएगी। जिस मंथ में आपको ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई है, अर्नड हुई है, आप उसे रिकॉर्ड करोगे। कैश हो सकता है 2 महीने बाद मिले आपको, ठीक है ना। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है? कि ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन है, उन्हें आपको शो करना पड़ेगा, इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार रिपोर्ट यानी कि रिक्वायरमेंट है या नहीं, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन शो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इफ ए कंपनी इज इन्वॉल्वड इन मेजर लॉ सूट, मान लो कंपनी के ऊपर कोई लॉ सूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको फुटनोट्स के रूप में शो करनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है उस आउटकम का, उस जो आउटकम होगा उस सूट केस का, लॉ सूट का, उसका कोई भी हो सकता है। उस सूट का आपका कोई भी आपकी फेवर में भी हो सकता है और अनफेवर भी हो सकता है। उसका डिसीजन अनसर्टेन है। तो ऐसे केस को भी आपने डिस्क्लोज करना है, जो कि हमारी, आप ये कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित कर सकता है। सिंपल सी बात है, जो यूजर है वो अफेक्टेड हो सकता है।
तो फुल डिस्क्लोजर का मीनिंग ये है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप शो करोगे। हाँ जी। देन इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल आता है इकोनॉमिक एंटिटी, जिसे आप बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हो। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसका मीनिंग ये है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ हैव सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और बिजनेसमैन, एक होता है बिजनेस और एक हो गया बिजनेसमैन, दोनों की एंटिटी, दोनों का अस्तित्व है वो अलग अलग है। जैसे इसी वजह से अकाउंटिंग के इसी वजह से हमारा जो ओनर द्वारा जो पैसा लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कैपिटल, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल के रूप में कहूँ, ये हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग में क्या कर दिया, मोहन ने पैसा लगा दिया 10 लाख रुपया। तो मोहन ओनर है, यहाँ पर वो फर्नीचर का काम कर रहा है, तो मोहन क्या है, ओनर है। मोहन ने जो पैसा लगाया वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी बन गई। मोहन बिजनेसमैन है और ये बिजनेस है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग माना जाएगा। जब आप पर्सनल अकाउंट पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये नेचुरल पर्सन है और ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और अकाउंटिंग के इसी प्रिंसिपल की वजह से कैपिटल को लायबिलिटी बोलते हैं हम। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप जब अकाउंटिंग करोगे तो आप फील करो। ठीक है, कोई भी अकाउंटिंग करते समय, जब भी अकाउंटिंग करते हो तो इस इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल को वायलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, पीरियडिसिटी प्रिंसिपल, पीरियडिक प्रिंसिपल बोल सकते हैं आप इसे। पीरियडिक प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसे आप एक टाइम पीरियड में डिवाइड कर लेते हो, जैसे मंथ में, क्वार्टर में, ईयर में। आपको पता है, हमने पहले डिस्कस किया था कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए स्टैब्लिश किया जाता है, तो उस लॉन्ग पीरियड को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट में। नॉर्मली आप फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, तो इस 12 मंथ को क्या बोलते हैं आप, फाइनेंशियल ईयर को। इसमें आपके पास क्या प्रॉफिट हुए, क्या लॉस हुए, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। तो इस प्रिंसिपल से ये पता चलता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसे आप एक टाइम पीरियड में बांट लेते हो, उस टाइम पीरियड के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करते हो। ठीक है, तो अगला हमारा प्रिंसिपल आता है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या है, आपको बहुत बार बताया गया है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी 2 एस्पेक्ट होते हैं। ईच ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करते हो। ठीक है, इस ड्यूल एस्पेक्ट का मीनिंग यही है। इसी वजह से क्या होती है, हमारी जो बैलेंस शीट है वो इक्वल रहती है, हमारी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होती है इस प्रिंसिपल की वजह से। और ये हमारे एक एक्यूरेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो, लेजर बनाते हो, तो कहने का मीनिंग ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे हमसे ये पता चल जाता है कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही किया कि नहीं किया। ठीक है ना, हमारी बैलेंस शीट इसी प्रिंसिपल की वजह से मिलती है। तो आप ये देखोगे कि जितने भी प्रिंसिपल हैं, ड्यूल एस्पेक्ट पढ़ा हमने, पीरियडिक प्रिंसिपल पढ़ा हमने, इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा हमने, फुल डिस्क्लोजर पढ़ा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पढ़ा हमने, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ा हमने, ऐसे ही मर्टिलिटी के संबंधित गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो गया, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आप देखोगे, मैचिंग हो गया, अक्रूवल हो गया, ये प्रिंसिपल आपके पूरी अकाउंटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, आप उन्हें महसूस करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं, इन्हें जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री करोगे, लेजर बनाओगे, तो उस समय साथ साथ इनको जरूर देखें, तभी आपको इनकी, कहने का मीनिंग कि इनको होने का एहसास हो जाएगा। मैं आपको आज इतना ही करवाऊंगा, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल फेस भी देखने को मिलेगा हमें। आज के लिए इतना ही। अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे फोन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कॉमर्स बिल्डर ऐप पे भी आप जा सकते हैं। थैंक यू।